हेलो एवरीवन, मैं प्रकाश खंडेलवाल, जीएस फैकल्टी, दून डिफेंस एकेडमी, देहरादून। बच्चे, आज हम आपके लिए फिर से करंट अफेयर्स सेट 18 लेके आए हैं। हम लगातार आपको करंट अफेयर्स के सेट प्रोवाइड करवा रहे हैं। हर वीक आपके लिए करंट अफेयर्स आती है, ठीक है। उसमें कुछ क्वेश्चंस आपको दिखाए जाते हैं, तो इनमें बहुत फायदा आपको होने वाला अपने अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, चाहे वो सीडीएस का एग्जाम हो, चाहे वो एनडीए का एग्जाम हो। इसी क्रम में आपको सेट 18 लेके चलूंगा। जो जो क्वेश्चंस आपको यहाँ पे विजिबल होते हैं, बच्चा, एक सबसे अच्छा तरीका जो होता है, या तो हम इनके प्रॉपर नोट्स बना लें, और नोट्स बनाने के बाद आप इसे लिख लें अपने पास और रिवाइज करते रहें, क्योंकि जब ये बहुत सारी पीडीएफ एक साथ इकट्ठी हो जाती है तब आपको उन्हें पढ़ने में दिक्कत आएगी, ठीक है। तो बेटर ये कि वीक वाइज नोट्स बनाएंगे और आपके लिए ईजी हो जाएगा। स्टार्टिंग पहले पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आप देखिए, यहां लिखा हुआ है कि हमें उस कंट्री का नाम बताना है जिसके रिसेंटली वहां के जो शासक हैं उनकी डेथ हुई है, और उनकी डेथ के बाद भारत सरकार ने वहां पे एक दिन का राजकीय, हमारे यहां पर राजकीय शोक की घोषणा की उनकी डेथ के बाद। तो आपको उस देश के शासक के निधन के बाद आपको उस कंट्री का नाम बताना है जिसके शासक की डेथ हुई, और उसके बाद भारत सरकार ने एक दिन का यहां पर क्या किया है, अनाउंस किया है, 1 दिन का स्टेट मॉर्निंग, मतलब शोक की घोषणा की 1 डे का। तो आपको उस कंट्री का नाम बताना बच्चा जिस कंट्री के अभी हाल ही में शासक की डेथ हुई है, और फिर हमने एक दिन का राजकीय शोक की घोषणा की है, यह ध्यान रखना। तो क्वेश्चन का आंसर होगा कुवैत। क्या करके आओगे आंसर में? कुवैत। यहां मैंने इसके बारे में कुछ डिटेल आपके लिए दी है ताकि आप डिटेल को नोट डाउन जरूर करें। डिटेल से आपको पूरा क्वेश्चन की जो स्ट्रक्चर वो समझ में आ जाएगी। कुवैत के अमीर हैं शेख नवाफ अल अहमद अल जबर अल सबा। इतना तो आप याद नहीं रख पाओगे, नाम काफी बड़ा है आपके लिए, इतना मत याद रखो, लेकिन हाँ शॉर्ट में याद करना चाहें तो अल सबा कर लो, जफर अल सबा। मान लो कभी नाम दे दिया जाए आपके तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। जबर अल सबा कर लो, जबर अल सबा, ठीक है। सीबा मसाले नहीं आते उस तरह से हमने सबा याद कर लेना, छोटा मोटा वर्ड यूज करके। हम याद करने का तरीका देखें तो सबा वर्ड याद करें आप, बहुत इजी रहेगा आपके लिए। कि निधन के बाद भारत सरकार ने रविवार 17 दिसंबर, ध्यान देना, ये क्वेश्चन 2 तरह से बनेगा। एक तो आपको शासक का नाम पूछ सकता है, कंट्री का नाम तो पूछ ही रहा है, वो तो आपको दिख रहा है सवाल में, बट और डिटेल में से क्या क्या बन सकता है कि उस शासक का नाम बताओ जिसकी हाल ही में भी डेथ हुई है, जिसकी वजह से एक दिन का राजकीय घोषणा हुई। तो आप बोल करेंगे जब अल सबा, शॉर्ट में आप याद करेंगे सबा, सबा वर्ड याद रखना आपके लिए आसान होगा। और घोषणा कब हुई? 17 दिसंबर। कब हुई? 17 दिसंबर को यह घोषणा हुई है। तो डेट भी पूछी जा सकती है कि बताओ ये अनाउंसमेंट कब हुआ, तो 17 दिसंबर को एक दिन के राजकीय शोक की घोषणा हुई है, यह ध्यान रख के चलना। अगर आप उनकी एज देखें तो 86 ईयर की उनकी एज थी, ठीक है। और एक घोषणा हमारे गृह मंत्रालय की तरफ से हुई है, द यूनियन होम मिनिस्ट्री ने यह अनाउंसमेंट किया है, ठीक है। और सभी राज्यों को यह सूचना भेज दी गई थी। कुवैत, जिसकी राजधानी कुवैत सिटी है, यह आपको पता होगा। कैपिटल, ये स्टैटिक पार्ट हो गया आपके लिए, तो कैपिटल पूछ सकता है कि कुवैत सिटी किसकी कैपिटल है, तो आंसर कुवैत। बेसिकली 2-3 बातें ध्यान रख के चलना। एक तो सबसे पहला बात, कौन सा वो कंट्री है जिसके शासक की डेथ के बाद ये अनाउंसमेंट हुआ, पहला क्वेश्चन तो ये बनेगा। दूसरी बात, शासक का नाम अल सबा, सबा हमने याद किया, अल सबा, ठीक है, शॉर्ट में याद करें अल सबा। और अनाउंसमेंट 17 दिसंबर, ठीक है भाई। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, ये इमेज है उन शासक की जो आपको यहां पे दिख रही होगी। ये है वो शासक जिनकी हाल ही में डेथ हुई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। Who has become the 8th bowler in the world to take 500 या more wicket in the टेस्ट क्रिकेट? तो 500 से ज्यादा विकेट प्राप्त किए हैं, टेस्ट 500 या उससे अधिक विकेट लेने वाले दुनिया के 8वें गेंदबाज बन गए। या तो 500 या 500 से ऊपर, तो 500 विकेट प्राप्त हो गए, ठीक है। दुनिया के ऐसा करने वाले 8वें नंबर के, मतलब 8वें गेंदबाज हो गए हैं। इनसे पहले 7 गेंदबाजों ने ये उपलब्धि अर्जित की है। तो आंसर होगा, ध्यान रखना, नॉर्थन लियोन, ठीक है, ये इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं, क्रिकेट खेलते हैं और टेस्ट मैच खेलते हैं ऑस्ट्रेलिया साइड से, ठीक है। नॉर्थन लियोन ने ये उपलब्धि अर्जित की है। अब क्वेश्चन ये बनेगा, चलो नाम तो आपको पता चल गया कि हाँ ऑस्ट्रेलिया का बॉलर है और नॉर्थन लियोन हो गया, तो ये आपके लिए आंसर बन गया।
बट अब ये किस मैच में की बात कर रहे हैं, किस टीम के खिलाफ ये उपलब्धियां प्राप्त की गई हैं, तो वो ध्यान रख के चलना। तो 500 या उससे ज्यादा विकेटें दुनिया के 8वें गेंद बने, ये भी ध्यान रख के चलना है। ये पूछ सकता है दुनिया के कौन से गेंदबाज बने हैं, क्वेश्चन कहां से बनेगा, 8 नंबर के बॉलर बने, ये ध्यान रख के चलना है, ठीक है। और पाकिस्तान के खिलाफ पर्थ टेस्ट में ये उपलब्धि उन्होंने प्राप्त की है। टीम कौन सी थी सामने, पाकिस्तान, और टेस्ट कौन सा है, पर्थ, ठीक है। तो आप जानना, ऑस्ट्रेलिया का बॉलर है, पाकिस्तान के खिलाफ खेल रहा था और पाकिस्तान के खिलाफ ये उपलब्धि उसने अर्जित की है, ठीक है भाई। पर्थ टेस्ट में 500 विकेट प्राप्त कर लिए हैं और ऑस्ट्रेलिया के ही वो तीसरे गेंदबाज बन गए हैं पूरे वर्ल्ड गेंदबाजों में, 8वें नंबर के। और ऑस्ट्रेलिया की बात की जाए तो तीसरे गेंदबाज हैं, उनसे पहले केवल शेन वॉर्न और मैग्रो, ग्लेन मैग्रो ही हैं जिन्होंने ये उपलब्धि अर्जित की है। शेन वॉर्न ने 708 विकेट प्राप्त किए हैं, ध्यान रख के चलना, और मैग्रो ने 563 विकेट प्राप्त किए हैं। तो दूसरा जो अचीवमेंट पॉइंट हो गया कि तीसरे बॉलर हैं ऑस्ट्रेलिया के वर्ल्ड में, 8वें नंबर के हैं, ध्यान रख के चलें, ठीक है। आसान सवाल है, आराम से कर लोगे। डिटेल जो आपके सामने यहां पे विजिबल है उसे नोट डाउन जरूर करें, क्योंकि उसमें आपको कई सवाल और मिल सकते हैं। इस सवाल के अलावा और बहुत सारे सवाल जो आपको डिटेल से मिलेंगे, उनको भी ध्यान रख के चलें। चलो, इमेज आपके सामने दिख ही रखी है, देखो कितना खुश हो रहे हैं ना भाई, बड़ी उपलब्धि है, तो खुश तो होंगे ना। अगर आपका एग्जाम क्रैक हो जाता है एनडीए का, तो आप भी तो कुछ ऐसा ही हंसेंगे ना भाई। तो देखो उपलब्धियां, बेटा ये चीज ध्यान रखना, उपलब्धियां हमेशा आपको खुशी प्रदान करती है, ठीक है। अच्छा, वॉन द टाइटल ऑफ मिस इंडिया यूएसए। अब ये मिस इंडिया यूएसए, ये ध्यान रखना, क्वेश्चन देखो, मिस इंडिया यूएसए 2023 है, मतलब यूएसए के अंदर ये प्रतियोगिता हो रही होगी, इसमें मिस इंडिया टाइटल दी गई है। तो मिस इंडिया यूएसए 2023 का खिताब किसने जीता, क्वेश्चन ये है। तो एक मेडिकल स्टूडेंट है, नाम है रिजुल मैनी, तो ये क्वेश्चन का आंसर हो गया रिजुल मैनी, ये तो हो गया हमारा आंसर, ठीक है। एक मिशिगन जो अमेरिका में यूनिवर्सिटी है, मिशिगन यूनिवर्सिटी, उसकी एक मेडिकल स्टूडेंट है, नाम है रिजुल मैनी। तो इस पे बहुत ज्यादा अंदर नहीं पूछेगा वो, तो शॉर्ट में आप याद रखेंगे रिजुल मैनी, रिजुल वर्ड याद रखिए, रिजुल मैनी, मैनी वर्ड ने मतलब ये अचीवमेंट हासिल की है, ठीक है। और न्यू जर्सी में ये प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, मतलब अमेरिका में ही ये प्रतियोगिता हुई है, न्यू जर्सी में, ये ध्यान रख के चलना, ठीक है। न्यू जर्सी में ये प्रतियोगिता आयोजित हुई है, तो ये क्वेश्चन बन सकता है ये प्रतियोगिता कहां हुई है, तो न्यू जर्सी करके चलना। जीती किसने है, रिजुल मैन जीती है, ठीक है। और मिस इंडिया यूएसए 2023 का खिताब इन्होंने अपने नाम किया है। इसी के अलावा वहां और भी कई अवार्ड मिल रहे थे, जैसे मान लो मैसाचुसेट्स की स्नेहा नाम्बियार, एक और इनके साथ जो होता है ना, फर्स्ट रनअप होता है, सेकंड रनअप होता है, इस तरह से स्नेहा नाम्बियार को मिसेज इंडिया यूएसए घोषित किया गया, मिसेज इंडिया, ठीक है। ये तो बन गई है बेटा मिस इंडिया, और ये है मिसेज इंडिया। अगर मिसेज इंडिया पूछता है तो ये कर करना स्नेहा नाम्बियार, अलग अलग सवाल है, ठीक है। पेंसिल्वेनिया की सलोनी राम मोहन को मिस टीन इंडिया, अलग अलग पॉइंट है, सलोनी राम मोहन मिला है मिस टीन इंडिया, यूएसए का खिताब दिया गया। इस वर्ष की जो प्रतियोगिता है ये 41 नंबर की प्रतियोगिता थी, ठीक है। और जो भारत के बाहर सबसे लंबे समय तक चलने वाली भारतीय प्रतियोगिता, भारत से बाहर चलती है, ठीक है। तो भारत के बाहर चलने वाली अब तक की सबसे लंबी प्रतियोगिता, द लॉन्गेस्ट रनिंग इंडिया कॉम्पिटिशन आउटसाइड इंडिया, ये ध्यान रख के चलना। तो इसमें 3 अवार्ड हैं, कौन कौन से अवार्ड थे, एक मिस इंडिया जो मिला है किसको, रिजुल मैनी को, एक मिला है मिसेज इंडिया, ये किसको मिला है, स्नेहा नाम्बियार को, और एक है मिस टीन इंडिया, ये सब यूएसए के साथ चलेंगे नाम में, ठीक है, सलोनी राम मोहन, ये आपको ध्यान रख के चलना है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इमेज देखो आपके सामने है, ये हैं आपके मैनी जिनको ये अवार्ड मिला है, मिस इंडिया यूएसए 2023, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, who has been named as the United World Wrestling Rising Star of the Year 2023, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2023 के रूप में किसे नामित किया गया। तो अब आपको बताना है कि यह है रेसलिंग प्रतियोगिता जिसके अंदर स्टार ऑफ द ईयर, राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर किसे माना गया है 2023। क्वेश्चन ही होगा
वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2023? ये क्वेश्चन हो सकता है। ठीक भाई, तो क्वेश्चन ये अपना आंसर क्या देना अपन को? अंतिम पंघाल। इसका राइट आंसर होगा अंतिम पंघाल को वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार माना है 2023। ठीक है, क्या है देखो, 2 बार के ये अंडर 20 विश्व चैंपियन है। ध्यान रख के चला, उपलब्धि देखो इनकी अचीवमेंट। एक तो ये 2 बार के अंडर वर्ल्ड चैंपियन है। ठीक है, दूसरी बात वरिष्ठ विश्व कांस्य पदक विजेता है। देखो 2 टाइम अंडर 20 वर्ल्ड चैंपियनशिप विनर है, सीनियर वर्ल्ड ब्रॉन्ज मेडलिस्ट है। ये ध्यान रख के चलना। 53 केजी में इनका अगर मैं खेल देखूं तो ये 53 केजी में खेलते हैं। ठीक है भाई, 53 केजी के अंदर कांस्य पदक जीता है, 2 बार के वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं अंडर 20। ठीक है, इसके अलावा अंतिम पंघाल ने अपने सीनियर एशियाई चैंपियनशिप पदार्पण में एंट्री में ही अंतिम पंघाल वॉन ए सिल्वर मेडल इन द सीनियर एशियन चैंपियनशिप। जब उन्हें डेब्यू मिला था तो उन्होंने शुरुआत में ही सिल्वर मेडल जीता था एंट्री करते ही सीनियर एशियन चैंपियनशिप में। ध्यान रख के चलना। ठीक है, तो यह भी उपलब्धि है, इसीलिए इन्हें यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियन जो आपकी यूनाइटेड वर्ल्ड जो रेसलिंग जो संस्था है उन्होंने इसको राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड दिया है। किसने दिया है? यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग जो संस्था है उनके द्वारा इन्हें राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड दिया गया है। ठीक है, नाम हो गया अंतिम पंघाल। क्या याद रखोगे इसमें कि सर इनकी उपलब्धियां क्या, अचीवमेंट क्या? एक तो देखो ध्यान देना, एक तो ये 2 बार के अंडर 20 वर्ल्ड कप विनर हैं, एक इन्होंने सीनियर वर्ल्ड ब्रॉन्ज मेडलिस्ट जो थी 53 किलो में उनमें से ब्रॉन्ज मेडल जीता है, और एक एंट्री में ही जब सीनियर एशियन चैंपियनशिप में एंट्री कर रहे थे तभी इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। तो ये सभी उपलब्धियां इनके नाम है, इसी वजह से इन्हें राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया है। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन हो गया। और इनका इमेज आप यहां पे देख पाएंगे महिला वर्ग में। ठीक है, देखो महिला कैटेगरी 53 केजी के अंदर वुमेन कैटेगरी में इन्होंने अवार्ड जीता है ब्रॉन्ज। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखो, होती विद्रोह की बात करेंगे। रिबेल दैट वर मेकिंग न्यूज रिसेंटली ओरिजिनेट फ्रॉम विच कंट्री? होती विद्रोह जो हाल ही में खबरों में रहा है किस देश से संबंधित है? हमें विद्रोह बताएं तो आंसर होगा हमारे पास यमन। यमन से संबंधित है। ठीक है भाई, देखो मेनली गल्फ कंट्रीज के साथ बड़ी दिक्कत है, वहां पे आपस में विद्रोह रहते ही हैं। ठीक है, होती आंदोलन से आधिकारिक तौर पर अंसार अल्लाह या भगवान के समर्थक नाम दिया गया है। अच्छा, एक शिया इस्लामवादी राजनीतिक और सैन्य संगठन है होती। ये ध्यान रखकर चलना। होती क्या है? पहले आपसे ये पूछ सकता है होती क्या है, तो आप बोलेंगे सर कि शिया इस्लामिस्ट पॉलिटिकल एंड मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है होती। पहले तो आपको यह ध्यान रखना है क्या है ये, कि जिस प्रकार से मुस्लिम धर्म में 2 प्रकार ग्रुप होते हैं, एक शिया होता है एक सुन्नी होता है, तो ये शिया मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है। ध्यान रख के चलना। ठीक है, और विद्रोह क्यों हुआ? जो 1990 के दशक में यमन के सादा गवर्नमेंट में उत्पन्न हुआ था। यमन के उत्तर पश्चिमी सादा के कबीले से संबंधित होती शिया इस्लाम की जैदी शाखा का पालन करते हैं। इस्लाम की शाखा है जैदी, उसका पालन करते हैं। ये इनका उद्भव कुछ हद तक बढ़ते सऊदी वित्तीय और धार्मिक प्रभाव के खिलाफ प्रतिक्रिया से जुड़ा। यमन में सऊदी जो अरब है उसका लगातार इंटरफेयर बढ़ता है, तो उसको दूर करने के लिए धार्मिक रूप में भी और इकोनॉमिक रूप में भी यह मूवमेंट चलाया गया था यमन में। यह ध्यान रख के चलना। नवंबर 2009 में यमन की केंद्रीय सरकार खिलाफ अपने विद्रोह दौरान होती ने सऊदी अरब में प्रवेश किया था। तो ये थोड़ा ध्यान रख के चलना है कि जो सरकार सऊदी को सपोर्ट करती है उसके खिलाफ भी ये एक्शन होता है, हमेशा ध्यान रख के चलना। ठीक है, तो सऊदी अरब का यमन में लगातार धार्मिक हस्तक्षेप, लगातार इकोनॉमिक जो इंटरफेयर है, उससे इस मूवमेंट का जन्म हुआ था होती विद्रोह का। ये ध्यान रख के चलना है। ठीक है, और मूवमेंट कहां से हुआ है? ये यमन में हुआ। अगर क्वेश्चन आता है कि होती क्या है तो आप बोलेंगे सर एक मिलिट्री और पॉलिटिकल इनोवेशन एक संस्था है, एक तरह से मूवमेंट है जो यमन में है और सऊदी अरब के खिलाफ है। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये इमेज है हौती मूवमेंट की जो आपको यहां पे दिख ही रही होगी, ठीक है, किस तरह से ये लोग मूवमेंट कर रहे हैं, जगह जगह कैंप लगे हुए हैं, ठीक है, विद्रोह है अपने आप में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखो, द टर्म मिडिल टेक्नोलॉजी ट्रैप वाज मेकिंग न्यूज इन कंटेस्ट विद विच कंट्री रिसेंटली। मिडिल टेक्नोलॉजी ट्रैप हाल ही में किस देश के संदर्भ में चर्चा में था? तो आंसर होगा हमारे पास चाइना। क्या होगा आंसर? मिडिल टेक्नोलॉजी ट्रैप जो है वो चाइना है, ठीक है। अब ये क्या है, देखो चाइना लगातार ग्रो कर रहा है, उसकी इकोनॉमी लगातार ग्रो कर रही है, इससे जो वेस्टर्न कंट्रीज है इनके ऊपर दबाव बना हुआ है, ठीक है भाई। तो वेस्टर्न कंट्री चाहते हैं कि भैया कैसे भी करके चाइना को ब्रेक किया जाए, उसको बढ़ते हुए क्रम में रोका जाए। तो अब चाइना भी तो अपना बचाव करेगा ना सर, तो यहां पे जो पश्चिमी कंट्रीज हैं उनसे बचाव की एक स्कीम टाइप का है ये मिडिल टेक्नोलॉजी ट्रैप, ध्यान रखकर चलना। एक शीर्ष चीनी थिंक टैंक ने एक संभावित मिडिल टेक्नोलॉजी ट्रैप की चेतावनी दी है, जहां चीन का विनिर्माण क्षेत्र निम्न और मध्य अंत प्रौद्योगिकी में बाधाग्रस्त हो जाता है, ठीक है, जो विकसित द्वारा बनाए गए मुख्य नवाचारों को पकड़ने के लिए संघर्ष कर रहा है। जो नई नई टेक्नोलॉजी बन रही है वेस्टर्न कंट्री द्वारा, उनसे चाइना को होने वाला जो स्ट्रगल है उससे इसे दूर करने के लिए इस तरह का इनोवेशन चाइना कर रहा है। यह इस चिंता को उजागर करता है कि चीन को उच्च आय वाली अर्थव्यवस्था में बदलने में आर्थिक स्थिरता की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि अब तक कम लागत के लाभों से औद्योगिक हस्तांतरण के बावजूद तकनीकी बाधाएं बनी हुई हैं। भाई सिंपल सी बात है, आपको एक लाइन में इसका मतलब समझ में आ जाए। देखो चाइना लगातार ग्रो कर रहा है, लगातार टेक्नोलॉजी बिल्ड कर रहा है। अब चाइना जितने भी इनोवेशन कर रहा है उसमें टेक्नोलॉजी और फास्ट बढ़ रही है, खासतौर से विकसित कंट्रीज में। अब चाइना उन टेक्नोलॉजी के साथ कंपेयर नहीं कर पा रहा, या ये कह सकते हो कि चाइना चाहता है कि मैं उन टेक्नोलॉजी के साथ नहीं कर पा रहा हूं संघर्ष, तो उसके लिए वो मिडिल टेक्नोलॉजी ट्रैप बिल्ड कर रहा है। इसकी वजह से क्या होगा, वो उन सुविधाओं उन टेक्नोलॉजियों को भी अपने साथ जोड़ पाएगा जो उसे प्रॉब्लम कर रही है, उसकी बढ़ती हुई इकोनॉमी को ग्रोथ नहीं करने दे रही है, ठीक है। तो ये उसके संदर्भ में चाइना के द्वारा किया गया एक बीच का रास्ता मान के चलिए, यह बीच का एक ऐसा काम है जो चाइना क्रिएट कर रहा है, ताकि चाइना को टेक्नोलॉजी से होने वाले नुकसान से बचाया जा सके, या चाइना खुद उन टेक्नोलॉजी से बचना चाह रहा है जो उसके बढ़ते हुए व्यापार को रोक रही है, ठीक है, ये इसका मतलब होगा। चलो आगे देखिए, ये खासतौर से अमेरिका, उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो है ही अमेरिका चाइना के लिए, ठीक है। चले, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर RATS that was recently news is related to which international organization? देखो क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना, जो क्षेत्रीय आतंकवाद होते हैं, जो हमारे रीजनल जो टेररिज्म होते हैं उनकी बात हो रही है। विरोधी संरचना जो हाल ही में खबरों में थी, किस अंतरराष्ट्रीय संगठन से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा SCO, संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, संघाई सहयोग संगठन। देखो मेन चीज यह है कि इस अंतरराष्ट्रीय संगठन, जब संघाई SCO की मीटिंग हुई तो उसमें एक चर्चा हुई, उसमें एक बात उठी कि हर एक देश में जो टेररिज्म हो रहा है, ज्यादातर कौन सा टेररिज्म झेल रहे हैं, ज्यादातर देश ज्यादातर अपने अंदर के ही टेररिज्म को झेल रहे हैं। तो रीजनल टेररिज्म को दूर करने के लिए इस मीटिंग में चर्चा की गई थी। क्वेश्चन बन सकता है कि किस मीटिंग में हाल ही में रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर जो हाल ही में खबरों में दिखाया जा रहा है वो चर्चा में रही, किस मीटिंग में? तो ये रही है SCO की मीटिंग में, क्योंकि हर एक कंट्री के लिए सबसे बड़ी समस्या तो उसका रीजनल पॉइंट ही है ना बच्चा। अब भारत है, भारत पाकिस्तान के साथ तो टेररिज्म झेल ही रहा है, बट अंदर भी तो बहुत सारे टेररिज्म पॉइंट बने हुए हैं, उनका भी सामना भारत कर रहा है, ठीक है। यह देखो SCO की जो मीटिंग हुई है, जॉइंट एंटी टेररिज्म एक्सरसाइज टू कॉम्बैट द यूज ऑफ इंटरनेट फॉर टेररिस्ट, ठीक है, या स्पार्टिस एंड एक्सट्रीमिस्ट पर्पस। देखो क्या हो रहा है कि टेररिस्ट भी बहुत टेक्नोलॉजी यूज कर, नई नई टेक्नोलॉजी बना रहे हैं, अब इंटरनेट का यूज कर रहे हैं और इंटरनेट यूज करके और प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। भाई अब तो सब कुछ विजिबल है ना बच्चा, अब आप खुद देखो ना तो बैंक सिक्योर रही ना भाई, ना ही आजकल कोई भी चीजें बहुत ज्यादा सिक्योर हो पा रही, क्योंकि सब कुछ अब AI है। AI तो आप देख ही रहे हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगातार ग्रोथ कर रहा है, बढ़ती हुई उसकी ग्रोथ को आपको क्या लग रहा है, उसकी बढ़ती हुई ग्रोथ समस्या नहीं करेगी आगे जाके, क्योंकि क्लोनिंग हो रही है भाई हर चीज की। तो ये कहना चाह रहे हैं
इस मीटिंग मुद्दा उठा कि आतंकवादी, अलगाववादी या चरमपंथी जो लोग हैं वो इंटरनेट का उपयोग का मुकाबला करने के लिए एक संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास आयोजित किया। नई दिल्ली में भारत द्वारा आयोजित इस अभ्यास का उद्देश्य अवैध गतिविधियों के लिए इंटरनेट के दुरुपयोग की पहचान करने और उसे दबाने में एससीओ सदस्यों के बीच सहयोग में सुधार करना है। मेनली ये दिक्कत है कि भैया इस मीटिंग का मेन मकसद क्या है? इस मीटिंग का मेन मकसद यह है कि जो बढ़ता हुआ इंटरनेट है उसका इस्तेमाल अब आतंकवादी ग्रुप भी कर रहे हैं, तो भैया उन्हें कैसे रोका जाए, उन्हें कैसे कंट्रोल किया जाए, इसके लिए इस मीटिंग में चर्चा हो रही है। तो मेन चीज यही है कि रीजनल टेररिज्म को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। रीजनल टेररिज्म को जो बढ़ते हुए समस्या है हर एक देश के लिए, भारत के लिए भी समस्या है, तो अब कैसे उसे दूर किया जाए, इस मीटिंग में उस बात की चर्चा हुई है। ठीक है, ओके, तो ये था क्वेश्चन। चलो ये आपको दिखा दिया SCO RATS। ठीक है, यहां पर भारत भी इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि उसे भी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। ओके, हु हैज बीन रिसेंटली अवार्ड द प्रेस्टिजियस रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्रीज, ठीक है, न्योहोम प्राइज फॉर एजुकेशन। हाल ही में शिक्षा के लिए प्रतिष्ठित रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री के न्योहोम पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? आपको उस पर्सन का नाम बताना है जिसको सम्मानित किया गया है केमिस्ट्री के सबसे बड़े पुरस्कार, यहां पे प्रतिष्ठित रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री के अवार्ड से। तो आंसर होगा इसका सविता लाडेज, इन्हें सम्मानित किया गया सविता लाडेज को। मुंबई के होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की प्रोफेसर हैं ये सविता लाडेज। इनका संबंध इन सेंटरों के साथ होगा, ध्यान रखना, एक तो भाभा सेंटर साथ और एक टाटा इंस्टीट्यूट साथ इनका संबंध है। रसायन विज्ञान के क्षेत्र में इन्हें यह अवार्ड दिया गया है। ठीक है, और ध्यान देना इसमें एक वर्ड यूज किया गया न्योहोम पुरस्कार उन्हें उन पिछले विजेताओं में रखता है जिन्हें बाद में नोबेल पुरस्कार मिला। मतलब हो सकता है कि आगे चलकर इन्हें नोबेल भी मिल जाए, कोई बड़ी बात नहीं, अभी तो न्योहोम मिला है। कई बार न्योहोम पुरस्कार प्राप्त करने वालों को आगे चलकर नोबेल मिल जाता है, तो ये उन्हें उस कैटेगरी में भी रखता है। इस सम्मान की सम्मानित प्रकृति को उजागर करता है। ठीक है, सम्मान के अलावा प्रोफेसर लेडेज जो उनको पुरस्कार के हिस्से के रूप में 5000 पाउंड की एक राशि दी गई है, एक उन्हें मेडल दिया गया है और एक उन्हें सर्टिफिकेट भी दिया गया है। अब तो क्वेश्चन बनेगा आपके लिए कि अभी हाल ही में न्योहोम जो पुरस्कार है, अवार्ड है, जिसमें केमिस्ट्री का सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड दिया गया, किसे दिया गया? तो आंसर करना सविता लाडेज को। और किससे जुड़ी हुई हैं? तो आप बोलेंगे सर भाभा इंस्टीट्यूट जुड़ी हुई हैं, सर वो टाटा इंस्टीट्यूट से जुड़ी हुई हैं, और ये पुरस्कार जो मिला आगे चलकर हो सकता है उन्हें नोबेल भी मिल जाए। तो ये उपलब्धियां हो सकती हैं, ध्यान रख के चलना। ठीक है, चलो इमेजेस आपके सामने हैं, यहां पे उनकी इमेज बनी हुई है, काफी सीनियर प्रोफेसर हैं। ठीक है, विजय दिवस हर साल 16 दिसंबर को मनाया जाने वाला विजय दिवस 1971 के युद्ध के दौरान पाकिस्तान पर भारतीय सशस्त्र बलों की जीत की याद दिलाता है। इस दिन पाकिस्तान की ओर से आत्मसमर्पण के दस्तावेजों पर किसने हस्ताक्षर किए? देखो एक इमेज जो मैंने आपको यहां बनाई हुई है, देखो ये पाकिस्तान के जनरल हैं जिन्होंने साइन किए हैं। ठीक है, अब इनका नाम पूछा है कि किन्होंने साइन किए, तो उनका नाम बताना अपन को। तो इसमें राइट आंसर क्या होने वाला है आपका? बोलो भाई, अब्दुल्ला खान नियाजी। तो अब्दुल्ला खान नियाजी डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है भाई, जनरल अमीर अब्दुल्ला खान नियाज, शॉर्ट में याद करें अब्दुल्ला खान नियाजी, जिन्होंने साइन किए थे 1970 वॉर में हारने के बाद। ठीक है, हर साल 16 दिसंबर को हम मनाते हैं अपना विजय दिवस, ये ध्यान रख के चलना। पाकिस्तान जो हमारा बांग्लादेश बना था ना, पाकिस्तान से ईस्ट बांग्लादेश को हमने अलग किया, तब हमने बांग्लादेश को क्रिएट करवाया। ठीक है, तो ये पाकिस्तान को हराया हमें 1970 वॉर में, के युद्ध के दौरान पाकिस्तान पर भारतीय सशस्त्र बलों की जीत की याद दिलाता है। हमारे जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उनकी उपलब्धियां बताता हमें विजय दिवस 16 दिसंबर को यह मनाया जाता है, यह ध्यान रख के चलना। ठीक है, तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान से बांग्लादेश के निर्माण का प्रतीक है ईस्ट पाकिस्तान। हमने ईस्ट पाकिस्तान से क्रिएट किया है बांग्लादेश। ठीक है भाई, इस दिन भारत देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। हमारी सेना के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है ये। बहुत सारे सोल्जर्स मरे थे इस वॉर में। ठीक है, शहीद हुए थे। ठीक है, और
हमारे सोल्जरों को याद करते हुए यह दिन मनाया जाता है, ध्यान रखना। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध बाद अब तक का सबसे बड़ा सैन्य आत्मसमर्पण हुआ, मतलब एक पूरी आर्मी ने सरेंडर किया था, ध्यान रखना। तो पाकिस्तान के सशस्त्र बलों के प्रमुख जनरल अमीर अब्दुल्ला खान नियाजी जो उनके हेड थे, उन्होंने भारतीय सेना के सामने समर्पण किया था और बांग्लादेश की मुक्ति वाहिनी सेना भी थी उसमें, ठीक है। बांग्लादेश में 16 दिसंबर को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है, वहां पर मनता है। 1971 के युद्ध के दौरान थल सेनाध्यक्ष फील्ड मार्शल सैम माणेकशॉ को भारत की जीत का सूत्रधार माना जाता है, द ग्रेट पर्सन, ठीक है। सल्यूट है ऐसे व्यक्ति के लिए जिसका जन्म हमारे देश में हुआ, फील्ड मार्शल माणेकशॉ, ठीक है भाई। बहुत बड़ी अचीवमेंट रही है उनकी इस वॉर में, ये आपको ध्यान रख के चलना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये इमेज आपके सामने देखो किस तरह साइन कर रहे हैं हमारे सामने भाई, आगे देखें। ओके, क्वेश्चन है इकमरा, ये एक परियोजना टाइप का कुछ है, परियोजना जो हाल ही में खबरों में थी। क्या है ये ध्यान रख के चलना है। तो बच्चा ये जो परियोजना आपके सामने दिखाई जा रही है, इसका मेन मकसद क्या होगा? तो इसका मकसद क्या है? इसका मकसद है उड़ीसा में जो मंदिर हैं उनका कंस्ट्रक्शंस या उनको और सुरक्षा प्रदान करना, इसका मेन मकसद होगा। इस जो ये स्कीम आप देख पा रहे हैं, ठीक है, EMAMRA जो स्कीम EKAMRA, ठीक है। तो ये स्कीम जो आप देख पा रहे हैं, उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक ने अपने सांस्कृतिक पहचान, मतलब जो कल्चर, जो उनका प्रोस्पेक्ट है, उनके रिगार्डिंग संरक्षित करने के लिए राज्य भर में जो मंदिर हैं उनके रिकंस्ट्रक्शन, उनको प्रिजर्व करने के लिए यह योजना स्टार्ट की है। प्रमुख परियोजना पुरी हेरिटेज कॉरिडोर का उद्देश्य पुरी में 12वीं शताब्दी के जगन्नाथ मंदिर में आने वाले भक्तों के समग्र अनुभव को बढ़ाना है, जो बहुत सारे लोग उस मंदिर में आते हैं। इसके अतिरिक्त 4000 करोड़ से अधिक के बजट के साथ विभिन्न पूजा स्थलों, छोटे और बड़े नवीनीकरण किया जाएगा, जो पूजा स्थलों के, चाहे बड़े स्थलों चाहे छोटे स्थलों, ठीक है। और बहुत सारी सुविधाएं वहां पे दी जा रही है। सरकार ने गंजम जिले में 500 साल पुराने तारा तारिणी मंदिर, देखो इसमें कई चीजें हैं। एक तो इसमें पूरी जो जगन्नाथ मंदिर है उड़ीसा का, उसको रिकंस्ट्रक्ट करने की बात की जा रही है। 500 साल पुराने तारिणी जो मंदिर है उसको रिकंस्ट्रक्ट करने की बात की जा रही है। और भुवनेश्वर में लिंगराज जो मंदिर है उसके लिए भी कंस्ट्रक्शन की जाने की बात इसमें की जा रही है। अल्टीमेटली बात यह है कि उड़ीसा में जो टेंपल्स हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए, उनके कंस्ट्रक्शन के लिए, उनके प्रिजर्व पॉइंट के लिए जो स्कीम तैयार की गई है वो ये है। ठीक है भाई, ध्यान रख के चलना। देखो आप इमेज देख सकते हैं, ठीक है, टेंपल्स को, क्योंकि उड़ीसा आप जानते हो पूरी जगन्नाथ मंदिर पूरे दुनिया में फेमस है और बहुत बड़ी मात्रा में भीड़ वहां पे आती है, तो उसके रिगार्डिंग एक टूरिस्ट एक्टिविटीज भी आप मान के चलिए। आगे देखिए, ये जो योजना आप देख पाते हैं, ये स्पेशल योजना किस मंत्रालय द्वारा संचालित की जाती है? तो ये जो स्कीम आप देख पा रहे हैं ये कौन से मंत्रालय के द्वारा स्टार्ट की गई है? तो बच्चा ध्यान देके चलना, ये जो मंत्रालय है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसका राइट आंसर होगा। स्पेस जो एक योजना बनाई गई है, द गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू लॉन्च ए रिवर्स इनिशिएटिव स्कीम है ये, ठीक है, स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट एंड सेमी कंडक्टर, जो भी आइटम्स होंगे, with allocation up to 10,000 crore. This move aim to boost electronic components and semiconductor manufacturing in alignment with the semiconductor mission to establish India as a global electronic hub. अपने आप को भारत ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक हब के रूप में विकसित कर रहा है, ये बात ध्यान रख के चलना। तो ये मंत्रालय हमारा होगा मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा इस्तेमाल की गई है। 10,000 करोड़ का ये स्कीम में इन्वेस्ट है। आपको ये ध्यान रखना है कि लगातार इलेक्ट्रॉनिक जो आइटम्स होंगे उनको बढ़ावा मिलेगा, उनको विस्तार मिलेगा इस स्कीम के माध्यम से, और हम भारत दुनिया में एक इलेक्ट्रॉनिक हब के रूप में सामने होगा। ठीक है, ये आप यहां पे देख पाएंगे कि कुछ बेसिक पॉइंट मैंने यहां पे लिखे हैं
कि क्या क्या इन्वेस्टमेंट होगा, आप इसकी स्लाइड देख सकते हैं। ठीक है, स्कीम के कुछ बेसिक पॉइंट आपके सामने यहां पर विजिबल है। चलिए अगला पॉइंट देखिए, क्वेश्चन 12 देखिए, हाल ही में जम्मू कश्मीर में आनंद विवाह अधिनियम लागू किया गया है। अधिनियम को वैधानिक किस विभाग को ये लीगल अथॉरिटी प्रदान कर रहा है, ये ध्यान रख के चलना। ओके, तो यह है आनंद मैरिज। आनंद कांड सुना होगा आपने, किन के लिए होता है सबको पता है, सिख मैरिज एंड वेडिंग रिचुअल, सिख विवाह और विवाह अनुष्ठान को ये एक लीगल स्टेटस देगा। आनंद विवाह अधिनियम जो सिख विवाह अनुष्ठानों के लिए वैधानिक मान्यता और पंजीकरण प्रावधान प्रदान करता है सिखों के लिए, जम्मू और कश्मीर में लागू किया गया है। ये जो नियम है वो सिर्फ जम्मू कश्मीर के लागू हुआ है, ये ध्यान रख के चलना है। यह सिख समुदाय की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करता है। उन्हें अब लीगल स्टेटस मिलेगा जम्मू कश्मीर में, क्योंकि इस ऐतिहासिक अधिनियम के तहत अब जम्मू कश्मीर में आनंद विवाह पंजीकरण के लिए अलग नियम अधिसूचित किए गए हैं। पहले उसके लिए कोई रूल नहीं थे, आनंद विवाह को वैलिड माना नहीं जाता था, लेकिन अब जम्मू कश्मीर में एक नए नियम के आधार पर आनंद विवाह को एक लीगल स्टेटस मिलेगा और वो भी अपना यहां पे पंजीकरण करा पाएंगे। ये इस क्वेश्चन का मेन मकसद है। ठीक है, चलिए, तो ये एक इमेज बनी हुई है जो आप देख पाएंगे। ठीक है, सिख धर्म को रिलेट करते होगा क्वेश्चन, ये ध्यान रखना। अच्छा, राम मंदिर की जो तैयारियां हैं उनकी देखरेख करने वाले श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष कौन है? बहुत ही कॉमन सवाल है, इसका आंसर होगा गोविंद देवगिरी। ठीक है, आप इनको जानते भी होंगे, बड़ा फेमस पर्सनैलिटी हैं, आप देखिए। ठीक है, गोविंद देवगिरी काफी चर्चाओं में रहे जब राम मंदिर का अनाउंसमेंट हुआ। ठीक है, और बहुत जल्दी हम राम मंदिर को देख पाएंगे। ठीक है, तो आंसर होगा गोविंद देवगिरी जो तीर्थ ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष हैं। और कहा जाता है कि जितना भी फंड आ रहा है वो इन्हीं के अंडर में वहां पे काम हो रहा है, कंस्ट्रक्शन इनके अंडर में किया है। लगभग पहली खेप में देखूं तो लगभग 1500 करोड़ रुपए तक का उनको चेक दिया गया था। ठीक है, वो कलेक्टिव चेक था वैसे एक्चुअल में, वो जो चेक दिया गया था 1500 करोड़ रुपए का, वो कॉमन हमने कलेक्शन मतलब पूरे भारत से कलेक्शन होकर आया था वो पैसा, तो उनको दिया गया था। ठीक है, गोविंद देवगिरी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष हैं जो प्रस्तावित उद्घाटन से पहले उत्तर प्रदेश के अयोध्या में निर्माणाधीन राम मंदिर परिसर की तैयारियों की देखरेख कर रहे हैं अयोध्या में। ठीक है, इसमें जटायु जैसी मूर्तियों की स्थापना भी शामिल, इसका रामायण में महत्व है। तो यहाँ पे बहुत सारी मूर्तियां आ रही, बहुत ही भव्य कंस्ट्रक्शन बहुत जल्दी आपके सामने आने वाला है। तो राम मंदिर ट्रस्ट से क्वेश्चन बन सकता है, सिर्फ जनरल क्वेश्चन है, बहुत सिंगल क्वेश्चन बनेगा अगर बना तो, कि कौन है ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते। ओके, यूएनओडीसी के अनुसार हाल ही में कौन सा देश 2023 में अफगानिस्तान को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा अफीम कह सकते हैं कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन गया है ओपीएम का, अफीम का सबसे बड़ा प्रोडक्शन करने वाला देश बन चुका है? तो आंसर होगा म्यांमार। पहले अफगानिस्तान टॉप पे था, लेकिन अब तालिबान के काफी इंटरफेयर की वजह से वहां पे अब अफीम उतने रूप में नहीं हो पा रहा है। तो अफीम में अफगानिस्तान को रिप्लेस करके कौन सी जो कंट्री है वो टॉप पे आ गई? तो आंसर होगा आपका म्यांमार। देखो, म्यांमार 2023 में दुनिया का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक बन गया है। ध्यान रख के चलना, यह क्वेश्चन बहुत पॉपुलर है, जिसने तालिबान शासित अफगानिस्तान को पीछे छोड़ दिया है, जिसने 2022 की शुरुआत से ही अफीम की खेती पर बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी थी। अफगानिस्तान जब तालिबान सरकार बनी तो तालिबान ने वहां पे अफीम पे बैन लगा दिया, तो इसकी वजह से वहां पे उसका प्रोडक्शन कम हो गया। ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय के आंकड़ों के अनुसार म्यांमार ने अनुमानित 1080 मीट्रिक उत्पादन किया, 1080 मीट्रिक प्रोडक्शन किया है। इस साल टनों अफीम से हेरोइन पैदा होती है, अफीम से बनती है हेरोइन। इस बीच इस्लामवादी तालिबान शासकों द्वारा गैर इस्लाम बताते हुए पोस्ट की खेती पर प्रतिबंध लगाने के बाद अफगानिस्तान उत्पादन स्तर 95% गिरकर 330 टन रह गया। देखो, अफगानिस्तान टॉप पे था, मैं मानता हूं कुछ पॉलिटिकल इनोवेशन वैसे वहां पे चक्कर हुआ है, तो वहां पे तालिबान सरकार अफीम की खेती को सही नहीं मानती, इस वजह से वहां पे बैन लगाया गया था और अफगानिस्तान का रैंक घट गया। तो रैंक मिल गई किसको? म्यांमार को। तो म्यांमार दुनिया का सबसे बड़ा देश है, ध्यान रखना। प्रोडक्शन में किसका? ओपियम का प्रोडक्शन करने में नंबर 1 पे ये रहने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए, इमेज है, आप देख पाएंगे। ओपियम खेती आपने देखी नहीं होगी, अपने यहाँ पे तो होती नहीं है ना भाई,
म्यांमार सरपास अफगानिस्तान एज वर्ल्ड लार्जेस्ट सोर्स ऑफ ओपियम। ठीक है, संविधान का अनुच्छेद 370 जो समाचारों में देखा गया किससे संबंधित है? यह बहुत ही सिंपल सा सवाल है। जम्मू एंड कश्मीर को विशेष दर्जा दिया गया था, उससे रिलेट करता है आपका 370। आंसर ए होगा इसका। अच्छा, यह चर्चा में क्यों रहा? आपको पता होगा कांग्रेस सरकार कहती है कि 370 हटा देना ये कॉन्स्टिट्यूशन के ठीक नहीं है, ये गलत किया है बीजेपी सरकार ने। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कह दी थी कि ये पहले से ही अस्थायी था, टेम्पररी था, तो ये तो हटेगा ही। ठीक है भाई, तो इसमें कोई गलत नहीं है, कोई गलत काम नहीं किया बीजेपी ने, हटाया तो ठीक किया। तो इसलिए चर्चा में रहा ये। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में संविधान के अनुच्छेद 370 में संशोधन के केंद्र सरकार के 2019 के कदम पर अपना फैसला यहां पर सुनाया है। कपिल सिब्बल का केस था, कांग्रेस तरफ से केस दर्ज किया गया था। सुप्रीम कोर्ट रिसेंटली गेव इट्स वर्डिक्ट ऑन द यूनियन गवर्नमेंट 2019 में डाला था सरकार ने इसको ना, मूव टू एम आर्टिकल 370 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 370 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइडेड द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विद ए स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। दिया करता था वहां पे उसे संवैधानिक दर्जा, बट इसके प्रावधान ने अन्य राज्यों की तुलना में राज्य के लिए कानून बनाने की संसद की शक्ति को काफी हद तक सीमित कर दिया था। मतलब साफ है, जम्मू कश्मीर के लिए भारतीय पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए रूल रेगुलेशन लागू नहीं होते थे। यह एक समस्या थी भारत की सरकार के लिए कि हम वहां पे कोई नए नियम लागू ही नहीं कर पाएंगे। वहां की विधानसभा से पहले पूछा जाएगा, तब जाके आप वहां पे कुछ नियम लागू कर सकते हो। कोर्ट ने 370 को रद्द करने वाले संवैधानिक आदेश को लीगल मान लिया है कि जो हुआ ठीक है, क्योंकि वो पहले से टेम्परेरी था, तो उसमें कोई गलत नहीं हुआ है। ठीक है, चलिए, तो आर्टिकल 370 जम्मू को एक विशेष दर्जा दे रहा था। वहां हमारे लॉ एंड ऑर्डर लागू नहीं हो पा रहे थे, भारतीय संसद के द्वारा बनाए गए कानून वहां पे लागू नहीं होते थे, तो यह वजह थी। अब पूरे देश एक कानून। ठीक है, तो वो तो है। आगे देखिए, विष्णुदेव साई किस भारतीय राज्य के नए मुख्यमंत्री हैं? बहुत सिंपल सवाल है। छत्तीसगढ़, ये आदिवासी ग्रुप से बिलोंग करते हैं, और अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ में भाजपा ने अपना परचम फहराया, तो वहां भाजपा की सरकार बनी है, तो उन्होंने आदिवासी चेहरों को वहां का मुख्यमंत्री बनाया है। ठीक है, और रमन सिंह वहां पहले मुख्यमंत्री थे, उनके स्थान पर अब एक आदिवासी फेस है, इसका नाम है विष्णुदेव साई। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये विष्णुदेव साई की इमेज है। ठीक है, एक आदिवासी ग्रुप से बिलोंग करते हैं। आगे देखिए, हाल ही में किस एशियाई देश ने अपनी वन और लकड़ी प्रमाणन योजना शुरू की है? तो आंसर होगा इसमें इंडिया। विच एशियन कंट्री हैज रिसेंटली लॉन्च इट्स ऑन फॉरेस्ट और वुड सर्टिफिकेशन स्कीम। इसका मतलब क्या है? ध्यान रख के चलना, ये भारतीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा स्टार्ट की गई है। ये ध्यान रख के चलना, इंडिया यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज। ये ध्यान रख के चलना। पहला तो कौन सी मिनिस्ट्री है? ठीक है, क्या यह राष्ट्रीय वन प्रमाणन योजना देश में स्थायी वन प्रबंधन और कृषि वानिकी को बढ़ावा देने के लिए स्वैच्छिक तृतीय पक्ष प्रमाणीकरण प्रदान करती है? मतलब साफ है, थर्ड पार्टी, यहां वर्ड यूज किया है, द नेशनल फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन स्कीम ऑफर वॉलंटरी थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन डिजाइन टू प्रमोट सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट एंड एग्रो फॉरेस्ट्री इन द कंट्री। मतलब साफ है कि देखो, एक चीज होती है ना कि हम पेड़ लगा रहे हैं, सरकार पेड़ लगा रही है, ठीक है भाई। अब प्रोटेक्शन कैसे मिलेगी भाई? हमने जो पेड़ लगाए हैं वो प्रिजर्व रहे या ना रहे ना भाई। थर्ड पार्टी यहां पे किसे माना जा रहा है? थर्ड पार्टी उस व्यक्ति को माना जा रहा है भाई, सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और हम। तो हमारे द्वारा बिल्ड की गए जो प्रोटेक्शन आपके फॉरेस्ट्री होगी उसको और बिल्ड करने का इसमें काम होगा। ठीक है, यहां पे साफ लिखा हुआ है इस योजना वन प्रबंधन प्रमाणन के बाहर पेड़ और हिरासत प्रमाणीकरण की श्रृंखला शामिल है। भारतीय वन और लकड़ी प्रमाणन योजना की देखरेख भारतीय वन और लकड़ी प्रमाणन परिषद द्वारा की जाएगी। तो ये एक स्कीम है। अब इसमें यह है कि जो फॉरेस्ट्री है उसको हम काटे भी ना, इसमें कई चीजें दिखाई जा रही है। ठीक है, तो इसमें थर्ड पार्टी अदर पर्सन को माना जा रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट तो प्रिजर्व कर ही रहे हैं, तो व्यक्ति भी इसे प्रिजर्व करे ना भाई। इस तरह की स्कीम इसमें ये आपकी एक स्कीम बन के सामने आई है, लकड़ी प्रमाणन योजना। ठीक है, नेक्स्ट, ये इमेज जो फॉरेस्ट की आपको इमेज दिख रही है आप इसे देख सकते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट, सरकारी आंकड़ों के अनुसार अभी हाल ही में जीडीपी में कृषि का परसेंटेज पूछा है कि एग्रीकल्चर का परसेंटेज क्या, तो आंसर होगा 15%। सर ये लगातार गिर रहा है, ध्यान रखकर चलना, क्योंकि अब कौन एग्रीकल्चर कर रहा है, अब तो हर कोई, अब देखो पहले एग्रीकल्चर मेन जीडीपी का पॉइंट था, सबसे बड़ा जो रेशो था जीडीपी में वो एग्रीकल्चर का था, लेकिन अब लगातार सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर का प्रमोशन हो रहा है, तो उनके बढ़ते हुए पॉइंट से तो कृषि कमजोर होगी ना भाई। यहां पे लिख रखा है कि 1991 में ये 35% था, अब घट के कितना रह गया, 15%। अब आप लगाओ, पहले 35% था, 15। इसका रीजन क्या दे रखा है कि अब हम यहां पे इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर को ग्रो कर रहे हैं। सिंपल सी बात है, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर बढ़ रहा है, तो सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर बढ़ेगा तो आपका एग्रीकल्चर घटेगा, ठीक है। तो एग्रीकल्चर घटेगा, जीडीपी में उसका परसेंटेज भी घटेगा। तो एग्रीकल्चर का भी हाल ही में जो परसेंटेज दिखाया गया वो कितना दिखाया गया है, 15% है आपकी टोटल जीडीपी में, ध्यान रखे चलना। यह देखिए ये 15% दिखाया जा रहा है, ठीक है, डिक्लाइन हुआ है, साफ लिखा हुआ है कि पिछले सालों की ग्रोथ के हिसाब से इस बार ये डिक्लाइन है, ठीक है। नेक्स्ट, इन द क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 व्हाट पोजीशन डिड इंडिया अचीव? भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है जलवायु परिवर्तन इंडेक्स में, मतलब क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में? तो हमारा जो स्थान है वो 7 नंबर का रहा है, 7वां नंबर का स्थान प्राप्त किया है, ठीक है। और एक काफी हमने अचीवमेंट किया है, ग्रोथ की, मतलब हम अपने स्थान को बढ़ा रहे इसमें, मतलब कहने मतलब ये, पहले हम बहुत पीछे थे, हमारा सपोर्ट कम था, लेकिन अब हम बहुत अच्छी टॉप 10 में जा रहे हैं, जलवायु प्रोटेक्शन में हम टॉप 10 में आ रहे हैं, हम ये मान के चलना। देखो लिस्ट यहां पे दी हुई है, आप देख पाएंगे 2014 में हमारा स्थान 31 था, फिर हमने घटाया 2015 में, तब हमारा 25 हुआ, अब लगातार घटते घटते हम फिर यहां पे 2022 में 8 नंबर पे थे और अब यहां पे 7। इंडिया टॉप 10 में भाई, हम प्रोटेक्शन के लिए अब काफी काम कर रहे हैं, जलवायु के प्रोटेक्शन पॉइंटों पे हम वर्ल्ड वाइड काफी अच्छी रैंक पर हैं, मतलब दुनिया के देशों की तरह हम सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब इंडिया 7वें नंबर की रैंक पर है, ये ध्यान रख के चलना, क्वेश्चन आ सकता है, इंडिया इन टॉप 10 फॉर 5th ईयर इन ए रो, ठीक है भाई। लास्ट सवाल है आपका, अंडर 19 क्रिकेट जो एशिया कप है उसमें कौन सी टीम जीती है जिसने यूएई को एक रोमांचक मैच में हराकर ट्रॉफी पर कब्जा कर लिया है? आंसर बांग्लादेश। क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि अभी हाल ही में अंडर 19 क्रिकेट जो एशिया कप है उसका विनर कौन है? तो आंसर होगा बांग्लादेश ने हराया है यूएई को और जीत लिया है अंडर 19 एशिया कप का खिताब। बहुत सिंपल सवाल है, कुछ है नहीं पढ़ने के लिए ना भाई। और इसमें काफी अच्छा जो प्रदर्शन रहा है वो आसिकुर रहमान सिबली का रहा है। बल्लेबाजी प्रदर्शन के कारण संयुक्त अरब अमीरात पे ये उपलब्धि उन्होंने अर्जित की है, ठीक है। तो बांग्लादेश टीम आप देख पाएंगे, तो बांग्लादेश ने इस बार अंडर 19 एशिया कप जीता है। तो आपका सेशन यहीं पर ही एंड ऑफ होता है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि जो सेशन में आपको क्वेश्चंस दिखाए गए थे बहुत अच्छे से पढ़े बेटा। देखो, बिना नोट्स बनाए, बिना तैयारी किए रिजल्ट नहीं मिलेगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम बिना पढ़े एग्जाम दें तो फिर एग्जाम क्लियर नहीं होता, ठीक है। बट अगर पढ़ाई करके जाओगे तो एग्जाम आराम से क्लियर होगा। गुड लक बच्चों, बाय। Kindly subscribe D-Day YouTube channel and don't forget to press bell icon.